मनपूर्वक जय भीम। कुछ बोलूं, आप लोगों से कुछ चर्चा करूं, उससे पहले उन महापुरुषों को मैं वंदन करना चाहूँगा कि आज के दिवस मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने का साहस कर पा रहा हूं। उसमें समाज परिवर्तन आंदोलन की प्रक्रिया में महामानव तथागत बुद्ध और उनकी प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरे विश्व में व्याप्त कराने वाले महान राजा अशोक, मध्ययुगीन भारत में बहुजन समाज के तमाम संत महापुरुष, आधुनिक भारत में नारायण गुरु जी, केरल के, दक्षिण के रामास्वामी नायकर, महाराष्ट्र से महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डीवी, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों को आज अशोक विजयदशमी पर सत सत नमन। अशोक विजयदशमी से धम्म चक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर 1956 तक, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 से पहले हम इस दिन को अशोक विजयदशमी के नाम से ही जानते थे। भारत में बौद्ध धर्म का अस्तित्व नगण्य हो चुका था, लेकिन 1837 के आसपास जेम्स प्रिंसिप की बदौलत, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बनकर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ के उत्खनन से सम्राट अशोक को हमारे सामने उजागर किया। 19वीं शताब्दी सम्राट अशोक की पहचान ढूंढने में, शोधने में गई और पहली बार एक हिस्टोरियन स्मिथ करके उन्होंने अशोक के ऊपर एक पहली पुस्तक प्रकाशित की, B.A. स्मिथ, और हमें अशोक के बारे में कुछ आधिकारिक जानकारी मिलना शुरू हुई। और तब तो एक होड़ सी लग गई कि अशोक के बारे में कौन कितना जानता है, अशोक के बारे में जानने की जगह कितना समझता है, समझकर कितना समझा पाता है। इसकी होड़ 19वीं शताब्दी में जबरदस्त चली और इसमें अधिकांश विदेश के इतिहासकारों ने, उच्च कोटि के इतिहासकारों ने बीच में आवाज किसी की आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कौन ये महाशय कौन है जो बीच में आवाज कट कर रहे? BM भारद्वाज साहब, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है। भारद्वाज साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट किया है, म्यूट कीजिएगा अपने आप को। अभी देखिए आवाज बंद हुई है, तो कहीं से खुल गए उसको आवाज। तो साथियों, अशोक विजयदशमी से धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, ये प्रवास पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने अपने कार्य करने की चाकोरी में जो अपने आप को नियमों से बांधा है, वो नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस। इस तारतम्य में, इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को आज अशोक विजयदशमी या महान अशोक के बारे में चर्चा करना चाहिए। और ये चर्चा
हमें नहीं, पूरी सरकार को करना चाहिए, इस देश की सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं करती है, मजबूर है, इतनी मजबूर है कि वो चर्चा नहीं कर सकती है। इम्पोर्टेंट जैसी लगती है कि अशोक का नाम करने से शायद इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये चर्चा नहीं करती है। और यहाँ तक कि इतिहास की किताबों में युवा पीढ़ी को, नई जनरेशन को इनके बारे में बताना चाहिए, तो उड़ती जानकारी, बहुत उथली जानकारी युवा पीढ़ी को, विद्यार्थी वर्ग को देती है। इतिहास में अशोक पर बहुत कम संशोधन भारत में हो रहा है, महान अशोक पर भारत में बहुत कम संशोधन हो रहा है, खास तौर से अशोक के शिलालेखों का रीइंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस संदर्भ में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ का शासक वर्ग, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड शासक वर्ग, सुपर नॉलेज सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की सोचते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, सुपर नॉलेज सोसाइटी, और उसकी पृष्ठभूमि में नेशनल नॉलेज कमीशन भी बना। तो एक और होड़ लगी है, कंपटीशन चल रहा है कि हम कितनी तरीके से वर्ल्ड में इंडिया की सुपर नॉलेज सोसाइटी एस्टेब्लिश हो, वर्ल्ड में भारत की सुपर नॉलेज सोसाइटी के रूप में हम एस्टेब्लिश्ड हों। ये प्रयत्न जो विषमता, बेमनस्ता, पाखंडों, हिंसा, दमंगाई का दूसरा नाम बनता जा रहा है, ऐसे लोग अशोक पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अशोक की चर्चा का सार ही है कि उसने अपने जीवन में जो वे ऑफ लाइफ थी, अशोक की वे ऑफ लाइफ विषमता, बेमनस्ता, पाखंडों, हिंसा व दमंगाई के विरुद्ध समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, ये उसकी वे ऑफ लाइफ थी। फुले साहू अंबेडकर इन महापुरुषों की विचारधारा में एक विशेष लक्षण है, वो है कृतिशीलता का। अंबेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। सम्राट अशोक से लेकर महानायक कांशीराम तक जो भी समाज परिवर्तन के लिए संघर्ष करते आए हैं, कहीं कहीं कामयाबी मिली है। अशोक को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है, और उसके बाद कामयाबी कुछ हद तक हमको दिलाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और आखिरकार हमारे बीच में से जो चले गए महानायक कांशीराम जी, इनको भी कुछ हद तक सफलता मिली। ये लोग जिस विचारधारा को इंप्लीमेंट करते रहे हैं, वो इसे जिए हैं। मैं अपने प्रेसिडेंशियल सभा में एक बार बार बोलता आया हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझना है, तुमको ऐसे समझना चाहिए कि वो जिन सिद्धांतों को हमारे बीच में प्रतिपादित करते आए हैं, वो उन सिद्धांतों को जीवन भर जिए हैं। महात्मा फुले ने जिन सिद्धांतों को हमारे बीच में, या साहू महाराज ने जिन सिद्धांतों को हमारे बीच में प्रतिपादित किया है, हमें उसकी शिक्षा दी है, शिकवण दी है, उपदेश दिया है, वो उन्होंने खुद जिया है। आरक्षण की प्लीडिंग नहीं की, दिया है। सम्मान का शासन हो, सम्मान का शासन दिया है। बाबा साहब ने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, या महात्मा फुले के विद्या विना मति गेली, ये जो सिद्धांत हैं, इन महापुरुषों ने जिए हैं। इसलिए अशोक को समझने के लिए भी हमें अशोक से जो भी हम सीखें, जो भी हम प्रतिपादित करें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें कि अशोक ने इन सिद्धांतों को जिया है। साथियों, अशोक का महत्व समझने के लिए हमारी शासन की मुद्रा, राष्ट्र मुद्रा, 4 सिंगों वाला,
अशोक की मुद्रा है। अशोक से लिया गया, सांची से लिया गया चिन्ह। और सांची वो गढ़ था अशोक के समय में जहां उसकी पत्नी विदिशा देवी अत्यधिक समता, सुंदरता, न्याय, बंधुता के साथ पवित्र पंचशील का जीवन जीने वाली महिला थी। और प्रारंभ में ही अशोक के ऊपर अमिट छाप इस महिला की पड़ी थी। और इसके जीवन को हमारी संविधान सभा ने, सम्राट अशोक के जीवन को, या हम कहें महान अशोक के जीवन को, संविधान सभा ने बहुत गहराई से समझा। देश का संविधान देते समय हमें राष्ट्र मुद्रा, राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र, एनिलेशन में बाबा साहब का बार बार रिपीट करना कि अगर इस देश में कोई गौरवशाली शासन हुआ है, स्वतंत्र, सही माने में उसे स्वतंत्र कहा जाए, ग्लोरियस कहा जाए, ग्रेट कहा जाए, तो वो सम्राट अशोक का शासन था। अशोक विजयदशमी का उल्लेख बाबा साहब इस शब्द से पहले बहुत बार करते आए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो हमारे और आप सबके जीवन में बाबा साहब ने घटाई, 25 दिसंबर 1927 को महाड़ का संघर्ष में कोर्ट से पानी पीने के लिए मना करने वालों के विरुद्ध कोर्ट से कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 2 लोगों को 4 महीने की सख्त सजा होने के बाद बाबा साहब ने जब महाड़ परिषद 25 दिसंबर 1927 को वहां बुलाई, तो पानी पीने के बाद आगे की लड़ाई का उनका बिगुल बजा था। और उस समय अशोक की चर्चा पूरे विश्व में जबरदस्त हो रही थी। अशोक की चर्चा वो काल ही इस प्रकार का था कि अशोक की चर्चा सबसे ज्यादा, उसके सलाह लेख उत्खनन हो रहे थे, उसका इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से विद्वान लोग कर रहे थे। विश्व के यूरोपियन, इंग्लैंड के इतिहासकार बार बार उनका री इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। और बाबा साहब अमेरिका में शिक्षण लेने के लिए भी गए थे। और वहां से लौटने के बाद जब उनको एक आंदोलन कामयाब हो गया, महाड़ का सत्याग्रह कामयाबी का जश्न मनाने के लिए 25 दिसंबर 25, 26, 27 3 दिन का दिसंबर 1927 को उन्होंने महाड़ में फिर से सभा बुलाई। तो सभा की शुरुआत हम 25 दिसंबर कहते हैं, पर वो 3 दिन की सभा की शुरुआत बाबा साहब मनुस्मृति के उस अन्यायपूर्ण विचार को जलाने के साथ करते हैं। इस पर हमने बहुत कम दिया कि प्रथम दिन कर रहे हैं। 25 दिसंबर तो ठीक है, पर 3 दिन का पहला दिवस कि 3 दिन अधिवेशन चलेगा, उसका पहले दिन तो, और उसमें जो मानवीय हित के रेजोल्यूशन भी पास हुए, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज वो चर्चा का विषय नहीं होगा। हम 25 दिसंबर को डायग्नोज करना चाहिए कि बाबा साहब इस देश में क्या चाहते थे। क्योंकि 1924 को वो बहिष्कृतकारिणी सभा की स्थापना कर सके थे। और उस सभा की स्थापना से उन्होंने अपने समाज को 3 बिगेस्ट संदेश, बिगेस्ट सिद्धांत हमारे बीच में दिए। वो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज थे। हमने इसका शाब्दिक अर्थ लगाया, और शाब्दिक अर्थ लगाने की वजह से हम बाबा साहब के जीवन जीने का सलीका, उनका जीवन जीने का तरीका नहीं समझते। एजुकेशन का मतलब है, अगर वो शासक बनना चाहता है तो सोच विचार करने में प्रवीण होना चाहिए। इसलिए हमने एजुकेट का अर्थ सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार करने वाला समाज बना। एजिटेट का अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप एजिटेट का मतलब मन में किसी चीज के प्रति विद्रोह करने की भावना पैदा होना, और उसको भावना के को अगर सही ढंग से चैनलाइज करके आंदोलित होने के लिए करना है, तो आंदोलन उसी समय आदमी करने को तैयार होता है जब उसे इस आंदोलन की अंश मात्र कामयाबी नजर आ जाए।
मैं अंश मात्र बोल रहा हूं। अगर जब एजिटेटर को अगर कामयाबी नहीं नजर आएगी तो वो एजिटेशन में उत्साह नहीं दिखा पाएगा। इसलिए एजिटेशन के गर्भ में पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। इसलिए हमने बाबा साहब के जीवन में देखा कि वो नई नई पॉसिबिलिटी, केवल पानी पीने का ही, तालाब का पानी पीने के बाद नहीं, मनुस्मृति को जलाकर वो नया संदेश दिया। उस संदेश को बताने से पहले तीसरे शब्द की व्याख्या और कर लो, वो है संगठित, ऑर्गेनाइज, संगठित बनो। इस देश में 6000 से ज्यादा जातियों में बटा हुआ ये समाज, इसे संगठित करना, जिसमें जात की साइकोलॉजिकल दीवारें, नोशनल दीवारें खड़ी हैं, और वो दीवारें इस प्रकार की एक दूसरे को ऊंचा और नीचा मानती हैं। ऊंचा नीचा मानने तक ये सब नहीं है, बल्कि अपमानित भी करती हैं, उसकी डिग्निटी से खेलती हैं, मनुष्य की ह्यूमैनिटी और डिग्निटी से खेलती हैं, नैतिक मूल्यों से खेलती हैं। इस प्रकार की दीवारें खड़ी हैं। इस दीवारों को तोड़े बिना इस समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। इसलिए दीवारों को तोड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नए समाज का सृजन करना। इसलिए ऑर्गेनाइज के गर्भ में हमने जो सिद्धांत पाया है वो सृजनशील, लर्न क्रिएटिविटी, टीच क्रिएटिविटी। वी हैव टू क्रिएट न्यू सोसाइटी, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। सो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का मीनिंग लर्न टीच थिंकिंग, लर्न टीच पॉसिबिलिटी, लर्न टीच क्रिएटिविटी। अब इस सिद्धांत को देखेंगे तो ये महापुरुष अपने बड़े 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल का ये संघर्ष इस महापुरुष ने इन सिद्धांतों पर जिया है। ये पी.आर. अम्बेडकर की स्टडी है। इससे ज्यादा कोई बेहतरीन अर्थ और कोई लगा सकेगा, हम भी उसका अनुकरण करने को भी तैयार हैं। पर आज हमने ये अर्थ लगाया है, आज बड़ी तेजी से ये एक्सेप्ट हो रहा है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। साथियों, इसलिए बाबा साहब अपने मन में पूर्व भारत का स्वप्न सजाए हुए थे, और पूर्व भारत का स्वप्न सजाते हुए वो मनुस्मृति को जला रहे थे। इसको नष्ट किए बिना यहाँ पर पूर्व भारत की स्थापना नहीं हो सकती। इसका मतलब मनुस्मृति जलाने के गर्भ में कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा है कि वो सम्राट अशोक के शासन को जिंदा करना चाहते थे, एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए हमने 25 दिसंबर 1927 को महान अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थडे माना। अशोक की जन्म तिथि मालूम नहीं पड़ रही थी, इतिहासकार नहीं बता पाएंगे। जब इतिहासकार ढूंढेंगे तब, नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनके ऊपर है कि वो खोज कर लाएं। तब तक बाबा साहब ने जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मूवमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर चलता है, कोई भी चढ़बड़ या मूवमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, बर्थ ऑफ द महान अशोका द ग्रेट। और शायद इसी चीज का प्रभाव संविधान सभा के बीच में छाया होगा, इसलिए उन्होंने राष्ट्र मुद्रा को एक्सेप्ट किया, ध्वज में चक्र को एक्सेप्ट किया। कट्टर हिंदू लोग होते थे, वो धर्म का बौद्ध धर्म का विकास नहीं करना चाहते थे, बौद्ध धर्म को जिंदा नहीं करना चाहते थे। आज भी उनके मन में बौद्ध धर्म के प्रति किसी प्रकार का आदर भाव नहीं है, उसकी प्रगति नहीं देखना चाहते थे, आज भी नहीं देखना चाहते। पर लेकिन बाबा साहब ने इस प्रकार का सोशो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर पार्लियामेंट में पैदा किया, संविधान सभा में, कि संविधान सभा को सम्राट अशोक को ही आदर्श मानना पड़ा कि हमें ऐसा भारत का निर्माण करना, हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है, महान अशोक का भारत। साथियों, बाबा साहब का संविधान सभा का पहला भाषण के 2 सेंटेंस मुझे बहुत स्ट्राइक किए। इट इज इजी टू गिव पावर। ये पॉलिटिकल पावर की लड़ाई है। हम राज सत्ता में भागीदारी चाहते थे, नहीं तो हम, अगर हमें स्वतंत्र मद्रास संघ नहीं दिया या हमारे को अधिकार नहीं दी गए,
तो हम अपने अलग राज्य की, अलग देश की बात भी कर सकते हैं। ये डर भय था, लेकिन किसी तरह से बाबा साहब पार्लियामेंट में तो पहुंच गए और पहली सिंह गणना ये 2 सेंटेंस से करते हैं। इट इज इजी टू गिव पावर और इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। अब बाबा साहब जब बात बोलते हैं तो पूरे मनुवादियों को ही बोलते हैं और पूरे देश के बहुजन समाज को ही बोलते हैं। उनके संविधान सभा का आखिरी भाषण पूरे के पूरे मनुवादियों के लिए भी है और पूरे बहुजन समाज के लिए भी। अर्थ निकालना हमें सीखना। बाबा साहब ये 17 दिसंबर 1946 का उनका भाषण है, 17 दिसंबर 1946। इसी में वो आगे और सेंटेंस बोलते हैं, पावर इज वन थिंग, पावर इज वन थिंग, विजडम इज क्वाइट अनदर थिंग। बाबा साहब किस प्रकार का समाज चाह रहे थे? विजडम की ओर बढ़ने वाला समाज। और विजडम अगर कहीं किसी से मिलती है देश के अंदर तो वो महान सम्राट अशोक का शासन, जिसने पूरे विश्व में भारत की विजडम की रिकॉग्निशन कराई। रिकॉग्निशन ऑफ द विजडम ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय अशोका द ग्रेट। ये मैं पूरा नया इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं, नए ढंग से अशोक को समझने की बात कर रहा हूं। इसलिए हमें सम्राट अशोक के, आप ताज करोगे जब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी संविधान सभा की, तो आप संग्रहालय में जाएंगे, जब पार्लियामेंट का संग्रहालय है ना, संसद का संग्रहालय, उसमें पहले घुसते ही दिखेंगे तो वहां पे गिरनार का शिलालेख, महेंद्र और संघमित्रा लंका की ओर जा रहे संदेशा लेकर, यहां से शुरुआत होती है, लेकिन चर्चा नहीं होती। संग्रहालय में जाएंगे ये लगा है। बाबा साहब का प्रभाव कितना कि बाबा साहब के बाद ये प्रभाव कि उन्हें गिरनार का शिलालेख सबसे पहला, ऋग्वेद पंचवेद वगैरह नहीं रखे, किसी शंकराचार्य को नहीं रखा, पहला सबसे पहला गिरनार का शिलालेख और पंचवर्गीय भिक्षु होके श्रीलंका को प्रस्थान महेंद्र और संघमित्रा। ये हमें क्या दिखाता है? कितना बड़ा वैभव है हमारे साथ। साथियों, इसलिए मैं एक सेंटेंस बार बार रिपीट करता हूं, वी कैन एनालाइज द पास्ट बट वी हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। वी कैन एनालाइज द पास्ट बट वी हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। डिजाइन फ्यूचर करने के लिए हमारे पास कहीं तो भी कोई मॉडल तो होना चाहिए। इसलिए इतिहास से सबक तो सीखना है और अड़के नहीं बैठना है। हमें 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करना। तो हमें वी कैन एनालाइज द पास्ट। इसलिए आज का दिन पास्ट को एनालाइज करना, जो आज 21वीं शताब्दी के लिए रेलेवेंट हो, आज 21वीं शताब्दी के लिए रेलेवेंट हो, इस प्रकार से हमें पास्ट का एनालाइज करना। इफ यू डू नॉट डिजाइन आवर फ्यूचर, देखिए एक और बहुत बड़ा एक विद्वान ने इस बात को बहुत गहराई से बोला, इफ यू डू नॉट डिजाइन योर फ्यूचर, आप अगर अपना भविष्य की रूपरेखा, भविष्य का जनन गणन नहीं करते हो, डिजाइन नहीं करते हो, उसका निर्माण नहीं करते हो, somebody else or something else will design your future to us। हमारे लिए कोई दूसरा हमारा फ्यूचर अपने हित से बनाने की कोशिश करेगा। इस बात की वार्निंग आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपना भविष्य निर्माण करना है तो कैसा भविष्य बनाना है? हमारे महापुरुष, 2 महापुरुष हमारे बीच में जो आखिर में हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी। बाबा साहब का पूर्व भारत और महानायक कांशीराम जी का मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, एक विजुअलाइज करके हमारे सामने एक दिशा देके गए। और ये अब संभव कैसे होगा? सम्राट अशोक का भारत इस 21वीं शताब्दी में, जिसमें कंजर्वेटिव्स
ये पिछले 1950 से 1920 तक, मैं अभी 2020 तक, 1950 से लेके 2020 तक बोल रहा हूं, यानी ये 70 साल संविधान के द्वारा कंजर्वेटिव ईरा रहा है। परंपरावादियों का, पाखंडवादियों का अपने यथा स्थितिवादी भारत बनाए रखना, उसे फिर से उसी प्रकार के गुलामी, सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी में जकड़ देने की कोशिश का भारत रहा है। इसलिए इसे चेंज करने के लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल, महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसे एज ए प्रिंसिपल, लाइफ प्रिंसिपल के लिए अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो बात बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नोट कीजिएगा, बहुत अंग्रेजी का सेंटेंस है, डिस्कवरिंग क्रिएटिविटी। मैं पूरा सेंटेंस बाद में बोलता हूं। अगर हम अपने अंदर सृजनशीलता खोजने की कोशिश करें, संभावना तलाश करने की कोशिश करें कि हमारे अंदर सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, हम क्रिएटिव हो सकते हैं, तो भारत का नया भारत बनने में देर नहीं लगेगी। 1% समाज, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1% समाज में से 0.1% समाज प्रशिक्षक बन जाए कि हम लोगों में सृजनशीलता का संदेशा देंगे। आपके अंदर इस सृजनशीलता दड़ ले ली है, दड़प ले ली है, छुपी हुई है, आपके अंदर भरी पड़ी हुई है, इसे देख लो तो आप अपना भविष्य और अपने देश का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस नोट कीजिएगा, डिस्कवरिंग क्रिएटिविटी इन वन सेल्फ, अपने आप में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर क्रिएटिविटी को देख, डिस्कवरिंग क्रिएटिविटी इन वन सेल्फ, कॉमा, कैन बी ए हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट, कैन बी ए हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट, बहुत ही प्रभावशाली घटक होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, इशू होगा, of the treatment of one's mindset in India, of the treatment of one side, of the treatment of one's mindset in India। इसको मैंने हिंदी किया है, उसको आप हिंदी भी लिख सकते हो मैंने, क्योंकि सेंटेंस बड़ा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं में, किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं में या भारत के नागरिक में स्वयं में सृजनशीलता, रचनात्मकता का शोध या खोज करना भारत देश में व्यक्ति की मानसिकता के उपचार का एक अत्यधिक प्रभावी घटक हो सकता है। इट इज ए पॉसिबिलिटी। क्रिएटिविटी बिना पॉसिबिलिटी के नहीं आती है। जैसे ही आपने पॉसिबिलिटी देखना शुरू किया, आपके अंदर सृजनशीलता दिखने लगेगी कि हाँ, मेरे अंदर भी बहुत बड़ा, यदि जन्म से साइंटिस्ट और दूसरे हुए, कोई जन्म से पैदा होकर नहीं आता। ये तो यही परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए, उतार चढ़ाव जीवन को बर्दाश्त करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब सृजनशीलता की पहचान होती है, ओळख होती है, और फिर हम उसे अपनाते हैं। और ऐसी सिचुएशन को अगर हम देख लें तो हमारा वो फॉर्मूला जो हमने आप लोगों को बार बार बताया कि करंट व्यू ऑफ द सिचुएशन कैन नॉट बी इक्वल टू बेटर व्यू ऑफ द सिचुएशन। इसलिए सृजनशीलता की खोज करने से पहले कि आपकी सिचुएशन देखिएगा, और जिस दिन आप अपने अंदर सृजनशीलता को शोधने लगेंगे, इस बदली हुई सिचुएशन को देखिएगा, आपका सिद्धांत, आपका कॉन्सेप्ट पहले से 10 गुना बेटर होगा, नेचुरली बेटर होगा। कहने की जरूरत नहीं है। करंट व्यू ऑफ द सिचुएशन बिकम द 10 टाइम्स बेटर व्यू ऑफ द सिचुएशन। इसलिए हम अशोक पर चर्चा करने से पहले हमें अशोक पर चर्चा करने को क्यों बाध्य होना पड़ा, उसका हमने अपने आप से एक प्रश्न किया। अपने आप से एक प्रश्न किया कि कैन बी इम्यूनाइज, इनोवेट, रिनोवेट, कैन बी इम्यूनाइज। अब मैं इनोवेट और रिनोवेट दोनों सब यूज कर रहा हूं। कैन बी इम्यूनाइज, इनोवेट, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुविनेट अम्बेडकरिज्म।
आम्बेडकरवाद को हम पौष्टिकता दे सकते हैं। इसमें जो कमजोरी आ गई है उसको दूर करने के लिए पौष्टिक आहार दे सकते हैं, उसका नयापन ला सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, नई नई चीजें इसके अंदर देखिए इसे और सक्षम रिविटलाइज कर सकते हैं। और रिविटलाइज करते करते हम इसे रिजुविनेट कर सकते हैं। क्या रिजुविनेट माने यौवनीकरण, जवान बनाना, विचारधारा को जवान बनाना। जब जवान होती है विचारधारा तो अट्रैक्ट का कारण बनती है। हमारे उतार चढ़ाव जीवन में इस फुले साहू अम्बेडकर के समाज परिवर्तन आंदोलन में तमाम उतार चढ़ाव आए और तमाम उतार चढ़ाव आने में मनुवाद सशक्त हुआ है। और उसने हमें, वो जहां सशक्त हुआ है तो उसका दूसरा यह है कि उसने हमें अत्यधिक कमजोर भी किया है। हम अपने आप ही कमजोर हुए हैं अपनी कमतरताओं के, क्योंकि गुलामी के शिकार रहे हैं हजारों वर्षों तक। हम अपने आप उस गुलामगिरी की संस्कृति से झगड़े थे, इसलिए कमजोर हुए। दूसरा, मनुवाद को सशक्त करना चाह रहा था, इसलिए हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेक्रेडनेस एंड डिवाइनिटी का बोलबाला था। हमारे अंदर धर्म की पाखंडता, दैवत्व, पवित्रता हमारे बीच में और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इससे भी हम कमजोर हुए। और ये बात बाबा साहब ने दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में हमें वार्निंग के तौर पर बाबा साहब ने भी हमें समझाया है। साथियों, ये बात को ध्यान में समझने के लिए एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है कि हम बहुत जल्दी फिक्सिटी यानी यथास्थिति में स्टेटस को फिक्स से बना फिक्सिटी यानी हम स्थिर हो जाते हैं। हम कंटिन्यूअस डायनामिक नहीं रहते हैं, कंटिन्यूअस गतिशील नहीं रहते हैं। हम थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ समय के लिए सत्ता हासिल आ गई, बहुत जल्दी आलस के शिकार हो जाते हैं। जितना कुछ प्रयोग किया है उसी पर हम सिमट जाते हैं। नए नए प्रयोग करने की, नए नए संशोधन करने की, नई नई रिसर्च और शोध करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। इसलिए हम यथास्थिति से बन जाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी है और ये वार्निंग के लिए भी है कि हम गतिशील रहें, हमेशा गतिशील रहें, गतिशील बने रहें, बनाए रखें। इसलिए हमने अपने साथियों को पे बैक टू सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो कांशीराम जी ने हमें दिया कि प्रूव मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। शोधन, संशोधन, खोज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, सतत प्रक्रिया होना चाहिए। क्योंकि हमें आज देखिए कम्युनिकेशन पहले हमारे पास टेलीपैथी से समाचार इधर से उधर दिया जाता था, जैसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बना, बाद में पोस्ट एंड टेलीग्राफ पोस्ट बना, यहाँ हमारे को टेलीफोन आ गया। आज टेलीफोन के बाद हमारे पास 1995-96 के आते आते मोबाइल आ गया। 2000 के बाद मोबाइल बहुत बड़ा इंप्रूव हो गया, डेस्कटॉप आया, अब डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद हमारे सामने एक पाल्म टॉप हथेली पर रख के ले चलने वाला यंत्र आ गया। अगर हम किसी एक ही संशोधन, एक ही चीज से सिमट जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शासन करती जमात हमेशा नए नए चैलेंजों का मुकाबला करने वाली रहती है। साथियों, इसलिए हम जो थिंकिंग स्किल का शोध लेकर आए हैं उसमें हमको एक विद्वान का आई एम देयरफॉर आई डू, मैं जो कर रहा हूं मैं हूं इसलिए मैं करता हूं। हमने आई थिंक देयरफॉर आई कैन, मैं सोचता हूं, सोच विचार करने वाला हूं, इसीलिए आई कैन, आई थिंक इन पॉसिबिलिटी, आई थिंक देयरफॉर आई कैन। साथियों, इस बात को आगे बढ़ने से पहले मैं आज के सिस्टम, क्योंकि अशोक को समझने के लिए आज के सिस्टम की सार्थकता को समझना जरूरी है।
आज की सिस्टम, बाबा साहब ने एक सेंटेंस में, कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास, कास्ट इन इंडिया में उन्होंने एक सेंटेंस के रूप में एक सिद्धांत दिया, कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास। और इसको समझने के लिए उन्होंने एक और सिद्धांत दिया कि कास्ट बनी कैसे, प्रक्रिया कैसे बढ़ी, मैकेनिज्म कैसे हुआ, जेनेसिस क्या हुआ। एक छोटे से सेंटेंस से उन्होंने, वो सेंटेंस है, सम क्लोज्ड द डोर्स, कुछ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, सम क्लोज्ड द डोर्स, अदर फाउंड इट क्लोज्ड अगेंस्ट देम, अदर फाउंड इट क्लोज्ड अगेंस्ट देम। कुछ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो दूसरे आउटर क्लोज हो गए, बाहर के बाहर बंद रह गए, क्योंकि जिसने क्लोज रह गए तो जो बाहर के हैं बाहर के बाहर ही बंद रह गए, वो भी एक बंद कहलाएंगे, पर आउटसाइड आउटर क्लोज कहलाएंगे। दिस इज द वे टू इनिशिएट द कास्ट, दिस इज द वे टू इनिशिएट द कास्ट। अशोक के समय में ऐसा कोई बंधन नहीं था कि कोई अपने आप को क्लोज कर सके। एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी फॉर ऑल, डिग्निटी फॉर ऑल, ना जाने कितने सिद्धांत उन्होंने, फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर ऑल, इसीलिए वो वेलफेयर स्टेट कहलाए। और यहाँ पर एक बाबा साहब ने सिद्धांत लेके हमें बहुत कुछ सीखने को दिया, इसीलिए हमने मनुस्मृति को का जलाना महान अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थडे माना है। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आने वाले 25 दिसंबर को पूरे देश के अंदर महान अशोक की जन्म शताब्दी, 23वीं जन्म शताब्दी, 2300 साल हो रहे, उसमें कौन सा साल होगा, हम तो 2550 हम उसका डेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जन्म साल का भी डिस्प्यूट बना के रखा है, लेकिन 2300 साल तो सब लोग मान रहे हैं कि 23 साल से कम ज्यादा हुए, इसलिए हम 23वीं शताब्दी, ये 100 साल तक हम सम्राट अशोक की ये जन्म शताब्दी मनाएंगे। और इसलिए महान अशोक की जन्म शताब्दी, इसलिए 25 दिसंबर से हम, कोई पूछेगा जन्म कब हुआ, अरे उनकी मृत्यु का दिन हमारे इतिहासकार नहीं खोज पाए तो जन्म कैसे खोजेंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल बर्थडे एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्चुअल बर्थडे से ही तो मूवमेंट बनता है, कॉन्सेप्ट से तो मूवमेंट चलते हैं। कॉन्सेप्ट अगर पावरफुल है, सही है, उचित है, उपयोगी है, रेशनल है, लॉजिकल है, रेशनल है, तो बात मानी जाएगी। इसलिए अशोक के शासन को खत्म करके जो एनक्लोज्ड, सम एनक्लोज, यानी मनुवादियों ने एनक्लोज कर लिया अपने आप को। क्या उद्देश्य था एनक्लोज करने का? टू इम्पोज फोर्स इग्नोरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्पोज फोर्स्ड इग्नोरेंस, बलात् अज्ञानता लादने के लिए। हम विद्वान हैं, हम तो अपने अंदर, और हम इस देश के शासन करते बने हैं, हम इससे अलग हैं और बाकी सब हमारे नीचे। ठीक है, कितना बड़ा सिद्धांत यहां से निकलता है। फोर्स इग्नोरेंस बाय डिनायल ऑफ एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस एंड आवर ओन प्रॉपर्टी। डिनायल ऑफ सेल्फ डिफेंस, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों अधिकार छीने गए। कितनी क्या चीज को लादने के लिए, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने के लिए? फोर्स्ड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ही नहीं, क्योंकि हम इग्नोरेंस होने पे कहीं से हमको लाइट आ जाएगी तो हम फिर जागृत हो सकते हैं, अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकते हैं। फोर्स इग्नोरेंस, ये कभी भी इस इग्नोरेंस से छुटकारा ना पा सके, ये चीज उनका मन। हम इग्नोरेंस से कभी भी छुटकारा ना पा सके, ये हमारे लिए ये मैकेनिज्म डेवलप किया। ये बाबा साहब कास्ट इंडिया में बताना चाह रहे थे। इसीलिए जिस समय वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उस सेमिनार में बोल रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस में सारे लोग हतवत हो रहे थे कि ये तो बड़े बड़े विद्वानों को, इतिहासकार हैं और समाजशास्त्री हैं, सबको ये यंग अंबेडकर ने, यंग डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने सबको धराशायी कर। ये कारण था कि प्रोफेसर जॉन डेवे के वो चहेते विद्यार्थी बने, क्योंकि उन्होंने कास्ट इन इंडिया नाम के एक लेक्चर से अपने सारे प्रोफेसरों का
पूरे विद्यापीठ का दिल जीत लिया, पूरी विद्यापीठ का, पूरी यूनिवर्सिटी का दिल जीत लिया इस विद्वान ने, 25 साल के नौजवान ने। इसलिए इस फोर्स इग्नोरेंस तो अशोक के शासन का डाउनफॉल से शुरू हुआ है, फोर्स इग्नोरेंस। अब आप इसको तमाम उनके संदर्भों से लेके आप विश्लेषण कर सकते हैं। एक एक शिलालेख पढ़ोगे तो आपको विश्लेषण करना बहुत आसान होता जाएगा, आप सरलीकरण कर सकते हो, आप विश्लेषण कर सकोगे, क्योंकि मैं एक एक शिलालेख का उदाहरण दूंगा तो आप दिन भर चला जाएगा, आप समझने में भी कम पड़ जाओगे। इसलिए आज का चैलेंज को ध्यान में रख के हम अशोक का अभ्यास करेंगे। आज का चैलेंज, नाउ वी हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ कल्चर ऑफ फियर। मैं आज के सिस्टम को, बहुजन समाज के लिए हमें जो आज मनुवाद ने एक कल्चर दिया है वो कल्चर ऑफ फियर है, भय की संस्कृति। और भय किस प्रकार से होता है? भूख से परेशान भयग्रस्त, बेरोजगारी से परेशान भयग्रस्त, जाति के अपमान से परेशान भयग्रस्त, सत्ता का डंडे से परेशान भयग्रस्त, वर्ण संस्कृति की दमंगाई से परेशान भयग्रस्त। ये भय, कल्चर ऑफ भय आज इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। कहाँ है? मोरारजी देसाई इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्लोगन दिया, मैं भारत को भय मुक्त बनाना चाहता हूं। अरे उसी के चेले मोदी साहब हैं, ये भयग्रस्त समाज बनाना चाहते हैं और इसे विकास का मुद्दा और विश्वास का मुद्दा। भयग्रस्त समाज ही तो विश्वास करता है, अंधविश्वास करता है, उस विश्वास का नाम है अंधविश्वास। भयग्रस्त समाज ही अंधविश्वास का। इसलिए सोचने का हुनर समाज तक पहुंचाना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है। सोच विचार करने का हुनर समाज तक पहुंचाना इसलिए और ज्यादा गर्ज बन गई है। साथियों, इस परिप्रेक्ष्य को एंड कल्चर ऑफ फियर को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने इस चित्र को और गहराई से अभ्यास करने के लिए आपसे अपील कर रहा हूं। मैंने जो 10 पॉइंट लिखे थे उसमें से 7वां पॉइंट है, इफ वी वांट टू प्रोसीड to be advanced and develop of social transformation movement. If we want to proceed to be advanced and developed, we have to keep in mind the 5 landscapes. लैंडस्केप बोलते हैं ना, परिदृश्य चित्र। आज का चित्र क्या है? इस चित्र को ध्यान में रखने के लिए 5 बातें होता है। 5 बातें, मुट्ठी की 5 उंगली होती हैं, ये 5 बातें। सोशल लैंडस्केप, जिसे हम सामाजिक परिदृश्य बोलते हैं। अब इसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें समझ आएगा। आप ट्रेंड और ट्रेनर हो और बहुत सारे विद्वान साथी यहाँ पर बैठे और नए साथी भी, विद्वान साथी आज शामिल हुए। 90 के लगभग आज हमारे साथी यहाँ पर मूवमेंट में बैठे हुए। दूसरा, एजुकेशनल लैंडस्केप। आज शिक्षण व्यवस्था की क्या दुर्दशा है। अरे जिस शिक्षण व्यवस्था में नई नीति बनाई है उसमें सोच विचार करना नहीं सिखाया जाएगा तो लोग गुलामी बनेंगे और उसमें कुछ हम पर शासन करने वाले बने। ये देश डेमोक्रेटिक नहीं बनेगा, सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी से। मैं स्पष्ट तौर से आलोचना के तौर पे बोल रहा हूं, एक फंडामेंटल, कि इस प्रकार की एजुकेशन से सोशल डेमोक्रेसी, एसोसिएट लाइफ या रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। जो एजुकेशन सिस्टम रियल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं करता है वो बहुजन समाज के लिए अहितकर होती है, हानिकारक। इससे बड़ी आलोचना और कुछ नहीं हो सकती। कोई सिद्ध करे कि भाई ये तो सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेगी, कोई भी विद्वान, मनुवाद के विद्वानों को चैलेंज है, नहीं कर सकता। तीसरा लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
मीडियम इंडस्ट्री, ये सत्यानाश हो रही है और ये इकोनॉमी का कंसंट्रेशन थोड़े से थोड़े लोगों के हाथ में होता जा रहा है और बहुजन समाज की कैपेबिलिटी को, ह्यूमन कैपेबिलिटी को, उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी को नकारा जाता है और उसे केवल एक कमोडिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ह्यूमन कैपेबिलिटी को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए था कि भाई जिस देश के पास जितने ज्यादा हाथ हैं उसके पास उतनी पावर है, उतनी सशक्त है। और आज तो इन हाथों को लाचार किया जा रहा है, इन हाथों को निराशित किया जा रहा है, हेल्पलेस बनाया जा रहा है, हाथों को निहत्थे किया जा रहा है। क्या बिना हाथ जैसे हो गए हो, काम ही नहीं है। इकोनॉमी के बारे में चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। हमारे इकोनॉमिक के विद्यार्थी इस पर ज्यादा करें कि इकोनॉमिक लैंडस्केप क्या है। चौथा, साइकोलॉजिकल लैंडस्केप। मैं पहले ही बोल चुका हूं, कल्चर ऑफ फियर एस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसमें विषमतावादी राम राज्य की कल्पना का जोर शोर से प्रचार किया जाता है। विषमतावादी समाज व्यवस्था की सार्थकता, उसकी रिलेवेंसी को ज्यादा से ज्यादा भयग्रस्त समाज बनाकर प्रतिपादित किया जा रहा है, फ्रीडम को दबाकर प्रतिपादित किया जा रहा है, न्याय की व्यवस्था को कमजोर करके काम किया जा रहा है। और पांचवा, जो हमने पे बैक टू सोसाइटी का एक लक्ष्य भी रखा है, इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। इस देश का इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप क्या है? 17.5% देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड में है, वर्ल्ड की 17.5%, लेकिन वर्ल्ड में उसका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन 3.16 है। 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के रिसर्च थीसिस के आधार पर अनुमान लगाया गया कि भारत का कंट्रीब्यूशन 3.16 एट इंटरनेशनल लेवल। इट इज द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। इसलिए हमने बाबा साहब की डेफिनेशन के आधार पर एक निर्णय किया कि मनुवादी इंटेलेक्चुअल क्लास हो नहीं सकते, वो ग्रोह बन सकते हैं। डाकुओं का ग्रोह हो, इस्माइलों का ग्रोह हो और तमाम प्रकार के बद चलनों का ग्रोह हो, विषमता एस्टेब्लिश करने वालों का ग्रोह हो, इस प्रकार के ग्रोहबंदी हो सकती है और लेकिन क्लास नहीं हो सकती। इसलिए ये इंटेलेक्चुअल क्लास का अभाव इस बुद्धिजीवी वर्ग को, हम बहुजन समाज के लोगों को करना होगा। Ashok was the, now I turn toward the Ashok. Ashok was a great doctrinaire ideologue. हम उसको सम्राट बोलते आए। उसे एक दार्शनिक, एक फिलोसफर, एक सिद्धांत देने वाला, एक महान प्रचारक, महान दिग्दर्शक, दिशा देने वाला, डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, नए नए क्षेत्रों में खुद अभी देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो उसका बहुत बड़ा प्रयोग रहा है, विजिलेंस के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा प्रयोग रहा है। ये उसकी रिसर्च के बहुत बड़े आयाम है। Ashoka was the great ideologue of his time. After the Buddha, the best administrator and governor of his empire and its organization into the welfare state. He was the truth-loving. सत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझो। अगर इस सिद्धांत को कहीं परखना है तो अशोक के वे ऑफ लाइफ से परख। इसी सिद्धांत को बाबा साहब का जो एनालिसिस ऑफ कास्ट के फर्स्ट प्रिंट पर लिखा है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, नो ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ, तो आपको अशोक के जीवन से परखना कि उसने मनुष्य की भलाई के लिए किस प्रकार के सत्य को परखना चाहिए। He was truth loving, honest, fully independent,
मनुवादी जाले से पूरी तरह से निकल कर, मनुवाद के प्रभाव से पूरी तरह से अपने आप को छुटकारा पाकर, यानी फुली इंडिपेंडेंट। अगर मनुवाद का थोड़ा सा भी प्रभाव रहता तो वो नए नए आविष्कार नहीं कर पाता, नए नए तरह के इंटरनेशनल लेवल पर सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं कर पाता, व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल व्यापार नहीं कर पाता। फुली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीस्टहुड, मैंने इसको और भी जोड़ा, इंडिपेंडेंट कहां से? ही वाज फुली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीस्टहुड, उस समय की प्रीस्टहुड से फुली इंडिपेंडेंट था, एंड डिसइंटरेस्टेड टू पे बैक टू द सोसाइटी, निस्वार्थ होकर, किसी प्रकार का स्वार्थ, अपनी लाइफ का भी स्वार्थ नहीं देखा, मैं जीऊंगा या मरूंगा, ये भी नहीं देखा अशोक ने। अशोक अपने जीवन के आखिरी वर्षों में अपने जीवन को जीने के लिए कि मैं और ज्यादा जी लूं, तो कल्याण, मैं जनता का ऋणी हूं, इस ऋण को चुकाना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए, इसके ऋण के चुकाने में ही मेरा सर्वत्र निछावर है। इस प्रकार का पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम सम्राट अशोक चला रहे थे। शायद महानायक कांशीराम जी ने जब हमें ये नाम दिया पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम 25 जुलाई 1998 को, तो मैं समझता हूँ शायद सम्राट अशोक का सिद्धांत उनके माइंड में कौंधरा होगा कि ये तो पे बैक टू सोसाइटी का प्रोग्राम तो सम्राट अशोक ने कर दिखाया। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा बुद्धिजीवी सम्राट अशोक को पे बैक टू सोसाइटी से जोड़ेगा, तब कहीं वो सम्राट अशोक का भारत स्टैब्लिश कर सकेगा, स्थापित कर सकेगा। देखिए मैं कहां से किन चीजों को लिंकेज कर रहा हूं, ये आप लोगों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए अशोक को एक एक शिलालेख का विश्लेषण करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैं उसको सिद्धांत के रूप में आप लोगों के सामने रखूं। आज भी हमारी सरकार एजुकेशन फॉर ऑल नहीं कर पाई। सम्राट अशोक ने सबसे पहला, अगर किसी देश के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो अपने एजुकेशन सिस्टम को हैंडलिंग कीजिए, और जिस दिन देश के अंदर परिवर्तन होगा उस देश का वो होगा तो एजुकेशन सिस्टम से ही होगा। जब तक इस देश की सरकारें समाज परिवर्तन वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं लाया जाता है, तब तक समाज परिवर्तन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को चलाने वालों ने अपना एजुकेशन सिस्टम, अपनी एजुकेशन फिलॉसफी समाज में रुझाना होगी, एस्टेब्लिश करना पड़ेगी, उसके अंदर रमाना पड़ेगी, ताकि समाज इस आइडियोलॉजी के साथ, इस एजुकेशनल फिलॉसफी के साथ अपना भला देख सके, अपना खुद का अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन कर सके, और समाज का जहां है वहां अपने समाज का रिकंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सके। इसलिए सम्राट अशोक ने जो परिवर्तन कर सका है दो प्रकार से, एक और उसने एजुकेशन सिस्टम को तेजी से बदलाव लाया, और दूसरी ओर उसने प्रचार का माध्यम करके, धम्म यात्राएं करके लोगों में प्रचार का रास्ता ढूंढकर, एक उपाय था, ये भी टूल्स था, बहुत जबरदस्त टूल था सम्राट अशोक का, कि वो डायरेक्ट समाज को सोच विचार करने वाला बना रहा था। आप उनके संदेशों को देखेंगे तो आपको दिखेगा हाँ ये तो सोच विचार करने वाला ही कर सकता है, नहीं तो बीमारियों से भरा हुआ व्यक्ति कहाँ बुजुर्गों की इज्जत करेगा, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करेगा। आज के लोग भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बड़ी विषमता है। और ये हम देख रहे हैं कि ये वो बात, माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है, इसीलिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। वो इज्जत नहीं कर सकते थे माँ की, इसलिए विधवा बनाकर उनको वृंदावन में भेज दिया जाता है। ये एजुकेशन का परिवर्तन। दूसरा, सम्राट अशोक की बहुत बड़ी पॉलिसी थी हेल्थ। तो पहला सम्राट अशोक का एजुकेशन फॉर ऑल एंड यूनिवर्सल भी एजुकेशन है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि भाई मेरे बच्चे को ज्यादा अच्छी एजुकेशन होगी और प्रजा के बच्चे को एजुकेशन दूसरी होगी। अपने और प्रजा के बच्चों की एजुकेशन में कोई भेद नहीं होगा। यहाँ के मिनिस्टर जाएंगे, मेरा बच्चा तो इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, आप नगर पालिका के वो फटीचर स्कूल में पढ़ोगे जहाँ पे शिक्षा की पूरी व्यवस्था भी नहीं है, ना ही स्कूल सही ढंग से है, ना शिक्षा की सही ढंग से।
दूसरा सिद्धांत जो अशोक को समझने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है वो हेल्थ फॉर ऑल लिविंग बीइंग एंड देयर प्रोटेक्शन। हेल्थ फॉर ऑल लिविंग बीइंग बोला हूं मैंने, ह्यूमन बीइंग नहीं बोला है। मतलब जो भी प्राणी हैं, पुरुष और पंछी, जानवर, सभी को हेल्थ की गरज होती है। अशोक ने वो हेल्थ बनाई, वो हेल्थ एजुकेशन सिस्टम लाए और उस हेल्थ को प्रोटेक्ट भी किया। यहाँ तो डॉक्टरों को भी पेमेंट नहीं मिल रही है, 3-3 4-4 महीने से बेचारे भूखे हैं, उनको पगार नहीं दे रहे, उनसे कहेंगे भाई ये तो कोरोना योद्धा है। कितनी विडंबना है। तीसरा, फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वलिटी बिफोर स्टेट फॉर ऑल। राज्य के सामने सभी स्वतंत्र हैं, सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक हैं, डिग्निटीफाइड हैं एंड इक्वलिटी के साथ है, तब समानता के साथ। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता बिफोर द स्टेट फॉर ऑल। चौथा प्रिंसिपल को आप जरा ध्यान से देखेंगे, रिफॉर्मिंग बाय इंसिस्टिंग फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन। अशोक के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो परिवर्तन के लिए उसे मददगार हुआ, सम्राट अशोक को भी बहुत समान समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उसने समाज के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की पॉलिसी इंप्लीमेंट की, आत्म परीक्षण का कि तुम्हारे विकार, निष्ठुरता, निर्दयता, चंडता, ईर्ष्या, द्वेष, अहम, ये बीमारियों से अगर लड़ना है तो आप अपने को इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि सहजा सहजे आदमी अपनी बीमारियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। मेरे अंदर नहीं, तेरे अंदर बीमारी है, तेरे अंदर बीमारी है, आपके अंदर बीमारी है। इस प्रकार से आदमी दूसरे पर ढकेलता है, खुद अपने अंदर की बीमारियों की तरफ नहीं देखता। सम्राट अशोक एक ऐसा है, पहला शासक है वर्ल्ड के अंदर जिसने इंट्रोस्पेक्शन को बिगेस्ट टूल्स के रूप में यूज किया, बिगेस्ट टूल्स के रूप में। इसलिए हम पे बैक टू सोसाइटी में इस टूल्स को बहुत महत्व देते हैं और सबसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की अपील करते हैं कि आप सुधरेंगे, आप इंप्रूव करेंगे, आप अपने आप का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आप अपने अंदर थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन को इनकलकेट करेंगे तो आपके अंदर के विकार दूर होंगे, बुराइयां दूर होंगी, आप एक स्वस्थ सिटीजन बनना शुरू कर दो। साथियों, पांचवा, एक्सप्लोरेशन, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी फॉर ग्लोरी। कोई आदमी प्रयत्न क्यों करता है? गौरव पाने के लिए करता है। पर अशोक ने कि मैं यश और कीर्ति के लिए नहीं कर रहा, और मैं आप लोगों से कहना हूं आप अपना यश और कीर्ति के लिए ही कीजिए। 21वीं शताब्दी में एक कीर्ति का होड़ लगी हुई है, हम बहुजन समाज की कीर्ति क्यों ना एस्टैब्लिश करें? तो क्यों ना हम सम्राट अशोक से सीखकर अपने अंदर एम और ईगो को बाजू में रखें। मैं खत्म करने की बात नहीं करता हूं, ये हमारे बीच में रिलेशनशिप में अर्थला नहीं बनना चाहिए ईगो इमोशन। तो हम एक्सप्लोरेशन का सहारा लें, क्योंकि हमने अपने आप को एक्सप्लोरेशन करते समय हमने अपने सामने एक सिद्धांत ही रखा, एक प्रश्न रखा, जैसे पहले प्रश्न रखा था, एक दूसरा प्रश्न रखा, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। जिस अम्बेडकरिज्म का उहापोह नहीं हो पाया, जिन बातों का अभी तक उहापोह हो नहीं पाया, हम उसको उहापोह करना चाहिए साथियों। इसलिए हमने पांचवा प्रिंसिपल अशोक से सीखा है, एक्सप्लोरेशन, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी फॉर एस्टेब्लिशिंग द ग्लोरी ऑफ द भारतवर्ष। सम्राट अशोक की ग्लोरी नहीं, इस भारतवर्ष की ग्लोरी, इसे कहते हैं सच्चा नेशनलिस्ट। अगर राष्ट्रवाद का अगर कहीं चाणक्य के सूत्र से जो ग्लोरी की बात आई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी ग्लोरी एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा था। ग्लोरियस बात, चंद्रगुप्त का ग्लोरी हो, तेरे को ग्लोरी मिलेगी। पर सम्राट अशोक अपनी ग्लोरी के लिए नहीं कर रहा था, देश की ग्लोरी के लिए कर रहा था, इस भारतवर्ष की ग्लोरी का। और भारतवर्ष इसीलिए वो ग्लोरियस भारत बना।
विश्व का गुरु बना और संपन्नता और वैभव के शिखर पर पहुंचा, इसलिए उसे सोने की चिड़िया भी कहा गया। छठवां पॉइंट अशोक के बारे में, बेटर कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस सिस्टम अप्लाइड। बेटर कम्युनिकेशन अप्लाइड हुआ और बेटर विजिलेंस सिस्टम अप्लाइड किया। अब प्रतिवेदक वगैरह बहुत सारे, ये तो बात हमारे बहुत सारे साथियों में मैंने स्पष्ट किया है कि सम्राट अशोक का विजिलेंस डिपार्टमेंट कितना पावरफुल था, उसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए उनका बेटर कम्युनिकेशन और विजिलेंस सिस्टम, इससे भी हमें सीखना होगा कि हमारे बीच में भी बेटर सिस्टम, बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो और बेटर विजिलेंस डेवलप हो। बेटर कम्युनिकेशन और बेटर विजिलेंस पे बैक टू सोसाइटी के लोगों में डेवलप होना चाहिए, ये सिस्टम तब इंप्रूव कर पाए। साथियों, सातवां प्रिंसिपल जो रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, रिप्लेसिंग अनजस्ट सोशल ऑर्डर। उस समय की वर्ण और जाति की संस्कृति का था, उस अनजस्ट सिस्टम को, अनजस्ट सोशल सिस्टम, अन्यायकारी समाज व्यवस्था को, जिस राजकीय व्यवस्था से पैदा हुई थी, उस राजकीय व्यवस्था के साथ साथ समाज व्यवस्था को भी बदलकर क्रिएटेड जस्ट सोशल ऑर्डर, नया न्यायपूर्ण कल्याणकारी एक समाज व्यवस्था का निर्माण किया। दिस सोशल ऑर्डर निर्माण किया बाय प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच के द्वारा ये सिस्टम को अप्रोच किया। बाबा साहब की फिलॉसफी को भी हम प्रैग्मेटिज्म मानते हैं। प्रोफेसर जॉन डेवे की फिलॉसफी तो प्रैग्मेटिज्म के तो वो विचारक रहे, सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। विलियम जेम्स और प्रोफेसर जॉन डेवे प्रैग्मेटिज्म के लिए इसे एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात कहा जाती है, क्योंकि सम्राट अशोक विश्व का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, नए नए प्रयोग करता था। नए नए प्रयोग में उसने पत्थर को कागज बना दिया। आपको शिलालेखों से इसका बात मालूम पड़ जाती है। नौवां, फ्रेंडली पॉलिसी, फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। उसे युद्ध क्यों नहीं करना पड़ा? दिल से फ्रेंडली बनोगे तो दूसरे भी दिल से फ्रेंडली बनोगे। महात्मा फुले को 4-6 गुंडे मारने के लिए आए थे। पूना के मनुवादियों ने उन्हें खत्म करने के लिए भेजा था। जब वो मारने आए, वो अकेले घर में खूब सो रहे थे, तो खिड़की के दरवाजे खुले, आहट हो गई, जाग गए और जैसे लोग आए, अरे मैं आपको मारना चाहते, ठीक है आइए मारने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, आप मुझे मारिए। वो लोग सपका रहे, क्योंकि ये बड़ी आत्मीयता थी ना, अपनापन था। जो लोग मारने के लिए महात्मा फुले को आए थे, वो उनमें बहुत बड़ी आत्मीयता थी मारने वालों के प्रति कि ये बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, बहुत कुछ अनुचित काम कर रहे हैं, अमानवीय काम करने जा रहे हैं, इस मानवता के साथ ये गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई आपको मेरे को मारने के लिए कितने पैसे मिले हैं? साहब हमको हम 5-6 लोगों को 1000 रुपए मिले। महात्मा बोले, अरे भाई बहुत सस्ते में काम कर रहे हो तुम तो। अरे बार क्या मूर्ख हो तुम, सस्ते में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूं, क्या तुम उसे मार के आ सकते हो? मैं 2000 देता हूं। बात बदल गई। किस प्रकार का हमारे महापुरुष थे, जीवन से हमें एक फ्रेंडली रिलेशनशिप किस प्रकार से डेवलप होता है। हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो उसके अंदर करुणा और मैत्री पैदा होगी ही। ये मंगल सूत्र का आधार है, मंगल भावना। मंगल 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 हम लोग सूत्र को जपते हैं, मंगल भावना से मंगल भावना पैदा होती है। ये हमारी पॉलिसी का ये अंग रहा। अगर जरा सा भी दोष रहेगा तो उधर से भी फौजें पड़ेंगी, इधर से भी फौजें पड़ेंगी, दोनों से फौजें पड़ेंगी। फौजों पर खर्च होगा तो कभी ना कभी युद्ध करने का बहाना बन जाएगा, युद्ध होगा। लेकिन हम फैमिली रिलेशन रखें, भाई आप अपने तरफ जियो, हम अपने तरफ से जिए। जमीन के टुकड़े पर इधर कहीं हमने ज्यादा ले लिया, कहीं हमने ज्यादा लिया,
अरे मानव दोनों जगह के सुरक्षित किस आधार पर रह सकते हैं? क्या इस आधार पर समझौता नहीं कर सकते हो कि दोनों जगह की देश की जनता खुशहाल रह सके, जमीन का टुकड़ा सुरक्षित रह सके कि देश की जनता खुशहाल रह सके? इस पर निर्णय होना चाहिए। विश्व में वही आगे बढ़ा है जिसने जनता की सुरक्षा, जनता की समृद्धि, जनता का कल्याण करने के लिए कोशिश किया है। उसी की अपने आप सीमाएं बढ़ती गई। सम्राट अशोक ने बढ़ाए नहीं, बहुत सारी सीमाएं अपने आप उसके सम्राट अशोक के साथ जुड़ती गई। ईरान इराक तक उनकी सीमाएं थी, ब्रह्म देश तक इधर सीमाएं थी। इतना बड़ा विश्व या युद्ध से जीतने की तरफ हुआ था की वजह से हुआ क्या? नहीं, कोई एग्जिस्टेंस की पॉलिसी करने के लिए कि भाई इनके साथ हम मित्रता से रहेंगे। मित्रता क्या, हम सम्राट अशोक की नीतियों के साथ चलेंगे, उसमें शामिल होकर क्यों ना हम अपनी समृद्धि करें। तो तमाम छोटे छोटे राज सम्राट अशोक के अपने आप ही शासन में शामिल हो गए थे और उसे कहीं विदेशी आक्रमण कर किसी ने बाहर से विदेशी आक्रमण करने की जरूरत महसूस नहीं की और ना ही आंतरिक विद्रोह हुआ। कितनी बड़ी पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी, दोनों ही सम्राट अशोक की विश्व स्तर की। आज भी कोई भी देश इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए एक इतिहासकार ने बहुत गहराई से लिखा है कि सम्राट अशोक आज भी भविष्य के लिए भी रिलेवेंट है। He still relevant in फ्यूचर। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, इतिहासकारों ने भी उसको रेलेवेंट बताया है। इसलिए आज हमारे महापुरुषों ने रुद्र भारत और सम्राट अशोक का भारत का स्वप्न को बताकर हमारे को स्वप्न दिया कि भाई वो रेलेवेंट है, आज भी उपयुक्त है, आज भी समयोचित है, समय उचित है। तो साथियों, और 10th इस सारी चीजों से उन्होंने क्या किया? रिकंस्ट्रक्ट ए न्यू सिटीजन विद वेलफेयर स्टेट। इस सम्राट अशोक की उपलब्धि का उच्चतम मापदंड है। सम्राट अशोक की उपलब्धि का उच्चतम मापदंड है कि उसने ऐसा नया सिटीजन निर्माण किया, ऐसा सिटीजन रिकंस्ट्रक्शन किया जो वेलफेयर स्टेट का आदर्श बना, वेलफेयर स्टेट बनी और उसके राज्य को वेलफेयर स्टेट से जाना गया। इसलिए हम सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर स्टेट, ए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने उनको डायग्नोज करके स्लोगन दिया कि सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट, सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर स्टेट। साथियों, ये बातें कह के मैंने आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया, क्योंकि अब आप अपने ढंग से सम्राट अशोक को समझने की कोशिश करो। कुछ बातें आपको अटपटी सी लगेंगी क्योंकि शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन जो अंग्रेज लोग कर गए उसको फिर वैज्ञानिक तरीके से फिर उसका इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं। नई रिसर्च के लिए उन शब्दों को नए ढंग से, अभी उत्थान शब्द का पाली में कि वो उत्थान शब्द है कि उठान शब्द है, उठाव है कि उत्थान है, दोनों अलग अलग शब्द हो सकते हैं। निज्जति शब्द का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, समवाय शब्द का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अनुवेखन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हमारे विद्वानों ने नहीं किया। बेबैक्ट्री सोसाइटी के लोगों ने कुछ माइंड लगाया, कुछ नए शब्दों के साथ आए, अर्थ लगा के आए। आप सब लोगों को सम्राट अशोक के शिलालेखों का रीइंटरप्रिटेशन करना है। लेक्चर देना है तो एक शिलालेख का इंटरप्रिटेशन, एक बार एक शिलालेख का, अभी 40-45 मिनट का लेक्चर हो जाता है, एक शिलालेख का इंटरप्रिटेशन कीजिए, पर्याप्त। ऐसे लगभग 300 शिलालेख हैं उनके। इसलिए इन शिलालेखों का बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। मैं एक बहुत ही नया चैप्टर, नई बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और ये बी.आर. अम्बेडकर के देखने का दृष्टिकोण, सम्राट अशोक को देखने का दृष्टिकोण। मैं अभी सभी साथियों का ध्यान बारीकी से, और जो सम्राट अशोक के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन सबका मैं ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं कि सम्राट अशोक को समझना है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचने के उपाय। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात को संदेह के घेरे में लाने से पहले बाबा साहब ने हमें कोई कसौटी दी है क्या?
मुझे वो कसौटी मिली है। हम कालाम सूत्र की बात अक्सर पढ़ते रहे हैं, पर मुझे बाबा साहब का एक और सूत्र मिला जो 5-6 संदर्भ बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा में दी है। पेज 250-51 पर ये लिखे हुए हैं। 8 पुस्तकें हैं, उसमें से चौथी बुक्स है बुद्धा एंड धम्मा की। चौथी किताब का दूसरा भाग सेक्शन 4, बुक 4 पार्ट 2 सेक्शन 4, कॉज ऑफ हिज मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब बुद्धा के बारे में, बुद्धा ने मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या बोला है। मेरी बात आवाज आ रही है ना सभी को बरोबर? आ रही है सर। यस ओके, थैंक यू। यस तो मैं ऑडिबल सर। 3 प्रश्न आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस है, आप लोग परखने के लिए आपको शिला लेखों का इंटरप्रिटेशन करने में इसका बहुत बड़ी मदद है। पहला, ये मैं बुद्धा एंड धम्मा से मैंने ये पैरा लिए हैं। 11वां पैरा बोलता है, 11वां से 16वां पैरा तक मैंने बाबा साहब को यहाँ पे लिया है। One has therefore to be very careful in accepting what is said in the Buddhist canonical literature as being the word of Buddha. बौद्ध धर्म के संग्रह में बुद्धा ने क्या सही किया है, क्या उचित कहा है, इसको पढ़ते समय बहुत केयरफुल, सावधानी रखना होगा। से कह सकते हैं वो है कि he was nothing if not rational, if not logical. अगर बुद्धा का कोई सिद्धांत रेशनल और लॉजिकल नहीं लगता है, वो बुद्धा का नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा एंड धम्मा में बोलते हैं। आगे बोलते हैं, एनीथिंग देयरफॉर व्हिच इज रेशनल एंड लॉजिकल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, मे बी टेकन टू बी द वर्ड ऑफ द बुद्धा। बुद्धा का विचार लिया जा सकता है, उसे बुद्धा का शब्द माना जा सकता है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने और दिया, सेकंड थिंग इज दैट बुद्धा नेवर केयर into a discussion which is not profitable for man's welfare. मानव कल्याण के लिए अगर कुछ बातें उपयोगी नहीं पड़ती हैं, तो ऐसी चर्चा को बुद्धा केयर नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। जो बातें मनुष्य से कल्याणकारी नहीं है, उन बातों को बाबा बुद्धा ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए एनीथिंग एट्रीब्यूट टू बुद्धा विच डिड नॉट रिलेट टू मैन्स वेलफेयर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू बी वर्ड ऑफ बुद्धा। जो बातें मनुष्य के कल्याण के साथ जुड़ी नहीं है, उन्हें बुद्धा की बात नहीं माना जा सकता, बुद्धा का संदेश नहीं माना जा सकता। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात बुद्धा के बारे में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए तीसरा सिद्धांत बाबा साहब देते हैं। थर्ड टेस्ट, it is that the Buddha divided all matter into 2 classes. बुद्धा ने अपने संदेश को 2 भागों में बांटा है। Those about which he was certain. एक वो बातें जो मनुष्य समाज के लिए बिल्कुल सर्टेन है, स्पष्ट तौर से कही जाए तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, परसेप्चुअल रियलिटी है। And those about which he was not certain. जो सर्टेनता से नहीं कही जा सकती, नहीं कहना चाहिए, ऐसी 2, सर्टेन और अनसर्टेन। ऑन द मैटर विच फेल इनटू क्लास 1 सर्टेन, ही वाज स्टेटेड हिज व्यू डेफिनेटली एंड कंक्लूसिव। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सर्टेन है, उसके बारे में बुद्धा ने जो भी बातें कही हैं डेफिनेटली और सर्टेनली इस दृढ़ता के साथ कही, और जो अनसर्टेन बातें कही हैं थी उसके he has expressed his view but they are only tentative view. बाबा साहब बोलते हैं कि अगर अनसर्टेन के बारे में बात बोली है तो वो टेंटेटिव व्यू है, उसे डेफिनेटली और कंक्लूसिवली नहीं मानना चाहिए। 3 बातें ये बताना मेरे को इसलिए जरूरी था कि आप
सम्राट अशोक के सिद्धांतों को गहराई से समझ सकें। इसलिए बाबा साहब इन तीनों मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में कंक्लूजन करते समय बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इन डिस्कसिंग these question these test about which there is doubt or difference doubt and difference है अगर इन बातों के बारे में, it is necessary to bear these tests in the mind before deciding what the view of Buddha was their own। इस बात पर बुद्धा का क्या कहना है, इन तीन सिद्धांतों को परख कर ही हमें निर्णय करना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि बुद्धा को समझने के लिए ये अशोक को समझने के लिए इन तीन सिद्धांतों को लागू करना जरूरी है। साथियों, बहुत कुछ है, बहुत सारा कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगभग 1 घंटे 20 मिनट हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें केवल उड़ती नजर में रहें, बल्कि गहराई से आप लोगों के बीच में ये विचार मजबूती से बैठे। इसलिए अशोक को समझने के लिए हमें देर क्यों हुई, इस प्रश्न का उलगड़ा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अशोक को समझने के लिए खास तौर से बौद्ध धर्म का 3 अंग हैं, 3 त्रिपिटक बोलते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का प्रकाशन और उपलब्धता ना होने की वजह से, अभिधम्म पिटक के प्रकाशन और उपलब्धता अम्बेडकराइट अनुयायियों के पास ना होने की वजह से और विचार और वितर्क को महत्व नहीं दे पाए कि थिंकिंग स्किल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन बीमारियों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाए जिनका अशोक ने निर्माण किया, अपने शिलालेख में लिखा है। इसमें ईर्ष्या, मत्सर, ये उन्होंने जो बहुत सारी बीमारियां अपने कही हैं, जिसको उन्होंने अलग अलग शिलालेखों में लिखी है। और कुछ अच्छी बातें भी बोली हैं जिन्हें हमें अनुभव के रूप में लेना चाहिए था। बुराइयों के रूप में लोभ, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा यानी संशय, भ्रम, ईर्ष्या, बहुत सारी, मतलब उसमें गिनती की जाए तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और दूसरी ओर सम्राट अशोक ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई कि हमें अगर काम करना है, कल्याण का काम बहुत दुष्कर होता है, इसलिए हमें पराक्रम करना पड़ेगा। अच्छा काम करना कठिन होता है, अच्छा काम का आरंभ करना भी कठिन होता है, इसलिए हम बहुत कठिन काम करने जा रहे हैं। आप सब लोग इस कठिन काम को करेंगे। और इसमें काम करने में अभी एक समझने के लिए मैं एक शब्द को यहाँ पे, सम्राट अशोक के शिलालेखों में संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति और ये नित्य आवश्यक माने गए हैं। इसमें एक शब्द है भाव शुद्धि, यानी भाव को शुद्ध करना। अब तो शुद्ध ये कैसे बना है? शुद्ध, सा में छोटे की मात्रा और धा में पहली मात्रा, तो शुद्धि, भाव शुद्धि, इसका ट्रांसलेशन उन्होंने ब्राह्मणों ने किया है भाव शुद्धि। अगर वो छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा पढ़ लें, भाव शुद्धि कर दें, धीमंत की धी लगा दें, शुद्धि कर दें, तो धी माने अच्छी तरह से सोच विचार करके, यानी भाव को नहीं, भाव का उपयोग तो करना चाहिए पर अच्छे टैलेंट के साथ करना चाहिए। भाव को प्यूरिफाई नहीं करना है, बल्कि भाव का उपयोग टैलेंट के साथ करना। ये कितना बड़ा रीइंटरप्रिटेशन है अशोक का। इस तरह से सम्राट अशोक के सभी शब्दों का, सभी वाक्यों का रीइंटरप्रिटेशन फिर से होना बहुत जरूरी है। आप लोग, इसीलिए अगर हम ऐसा करेंगे, कोई आदमी बहुत दान नहीं कर सकता है,
बहुत उपकार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वह संयम, भाव शुद्धि यानी अपने थिंकिंग स्किल से अपने इमोशन को संयत करे, उपयोग में लाए, कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ चले और डेडिकेशन डिटर्मिनेशन से काम करे, ये सारे के सारे जीवन में नित्य आवश्यक है। देखिए कितना बड़ा वे ऑफ लाइफ बता दिया सम्राट अशोक ने, ये उसके नित्य आवश्यक हैं। ये बात कहना कितनी बड़ी गरज थी कि सम्राट अशोक इन चीजों को जो दूसरे के लिए बता रहा था वो उसे नित्य आवश्यक कहता होगा, तो वो अपने जीवन में कितना आचरण करता होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें कर चुका हूं और आखिर में मैं ये चाहूंगा कि हम अशोक विजयदशमी को सार्थक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अशोक विजयदशमी की इन चीजों को पहले तो जमीन पर तो उतार लें, तब कहीं 14 अक्टूबर 1956 तक पहुंच पाएंगे। हम अशोक विजयदशमी को भी सार्थक नहीं कर पाएंगे तो धम्म चक्र परिवर्तन का हम सार्थकता नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे को विद्वान सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, ट्रेनर से नम्र निवेदन है, विनंती है, दिल से मैं चाहत रखता हूं कि आप सम्राट अशोक के जीवन से ओतप्रोत शासन को जमीन पर उतारें, लोगों को समझाने की कोशिश करें। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि मनुवाद इसी से घबराता है। मैंने स्टार्ट में बोला है, वो अशोक की जन्म शताब्दी क्यों नहीं मनाना चाहते हैं कि वो भयभीत है उससे, इसलिए वो हमें भयग्रस्त समाज बनाना चाहते हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए अशोक का राज आएगा। अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए जितने भी त्योहार हैं, महापुरुष के जन्मदिन, महापुरुषों का परिनिर्वाण स्मृति दिन और उनके जीवन में जो जो घटनाक्रम आए हुए हमारे सामने, वो संकल्प दिन के हैं, संकल्प दिन है, दृढ़ संकल्प दिन है, रिजॉल्व के दिन है, डिटर्मिनेशन के दिन। आज हम बहुत खुले मन से सम्राट अशोक को याद करते हुए कि तूने उस समय भारत का गौरव बढ़ाया, भारत को आजादी का संदेशा दिया कि इस आजाद भारत कैसे होता है, स्वतंत्र भारत कैसा होता है। तुमने वो ग्लोरी, वो कीर्ति स्थापित की और तूने इस भारत देश को महान बनाया। महान भारत महान, हम ट्रक के पीछे लिखा रहता है, भारत महान जो आपने बनाया, हम 21वीं शताब्दी में उसे सार्थक करेंगे और हम इसे समझकर समझाने वाले बने। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, तो हम समझाने वाले बनेंगे और इन महापुरुषों का स्वप्न को अपना स्वप्न मानकर, कि महापुरुष तो स्वप्न अपनों को देखा है, अब हमें ड्रीम करना होगा। वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का कार्यकर्ता ड्रीमिंग करता है, वी आर ड्रीमिंग। मैंने आपको में पॉइंट पर बताया था, वी कैन ड्रीमिंग द गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट, और इसके लिए आई थिंक देयरफॉर आई कैन, हम सोच विचार करने वाले बन रहे हैं, इसलिए हम काम करने की, ये करने की हमारे अंदर क्षमता का पूरा विकास हो रहा है। हम असहायपन अपने साथ में नहीं लाएंगे। इस लिहाज से अपने आप को संकल्प करते हुए हम सब लोग फिर से अपने मन में दोहराएं कि महान अशोक का भारत आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। इसमें ही समाज परिवर्तन आंदोलन की कामयाबी है। हम आप सबका भविष्य सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर।